दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ एपीएससी एग्जाम की ए टू जेड सीरीज की इस नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंप्लीट एग्जाम पैटर्न फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड यू एग्जामिनेशन। दोस्तों इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन एपीएफसी या फिर यू एग्जाम के रिगार्डिंग चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाए, ताकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए ना करें। और दोस्तों यहाँ पर आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत ही बच्चों का बड़ा पेन पॉइंट है कि सर इस एग्जाम की स्टेजेस कितनी होती हैं, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम की डिफरेंट स्टेजेस की क्या वेटेज है, हमें किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, हमारे कुछ कॉमन डाउट्स है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, उनको कैसे सॉल्व करें। तो आपके जितने भी इश्यूज है ना कंप्लीट एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग, वो इस वीडियो में रिजॉल्व होने वाले हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आप रिटर्न फॉर्म में भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो आपके पास जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी भी हो, तो हमने आपके लिए कंप्रेहेंसिव गाइड बुक डिजाइन कर रखी है फॉर एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन, जहां पर आपको पैटर्न, एलिजिबिलिटी, डिकोडेड सिलेबस, सॉल्व पीवाईक्यूज, हर चीज एक ही जगह पे मिलने वाली है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों जब आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और जो ईमेल आईडी आप वहां पर शेयर करेंगे उस पर आपको एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक जो है आ जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। हमारा टॉपिक है कंप्लीट एग्जाम पैटर्न फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जामिनेशन। तो इस टॉपिक को हम कैसे कैसे कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और उनकी रिस्पेक्टिव वेटेज क्या है, कितनी स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट होगा और हर स्टेज कितनी इंपॉर्टेंस होल्ड करती है इस ओवरऑल एग्जाम पैटर्न में, हम ये डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई रिक्रूटमेंट टेस्ट का पैटर्न क्या है। रिक्रूटमेंट टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज जिसके लिए आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, और इस स्टेज को क्वालिफाई करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा। तो इस स्टेज का पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपको इस स्टेज को अप्रोच करना चाहिए। फिर दोस्तों हम बात करेंगे इंटरव्यू स्टेज की। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इसको पार किए बिना आप एपीएफसी ऑफिसर या फिर ई ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। तो हम इस स्टेज का पैटर्न डिस्कस करेंगे, कौन सी लैंग्वेजेस में आप इंटरव्यू दे सकते हो, कहां पर जाकर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और क्या कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है इंटरव्यू में, हम सब डिस्कस करेंगे। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको कुछ कॉमन डाउट्स लूंगा, ताकि आप लोग अपने आप को यहां से एकदम निश्चिंत करके लेके जाएं और आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी डाउट ना हो रिगार्डिंग यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम पैटर्न। आई होप आप रेडी हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, आपको एजेंडा भी पता लग गया है। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यूपीएससी ईपीएफओ के हम दो एग्जाम्स की डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं। एक एग्जाम है एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्जाम, लेवल 10 पोस्ट है, क्लास ए पोस्ट है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। और दूसरी पोस्ट है ईओ पोस्ट, इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर पोस्ट, जो कि लेवल 8 क्लास बी पोस्ट है। अब दोस्तों हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं दो अलग एग्जाम की, तो क्या यहां पर हम दो अलग अलग पैटर्न्स की डिस्कशन करने वाले हैं? नहीं। सबसे पहले आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब ये एग्जाम जो अलग अलग पोस्ट के लिए कंडक्ट हो रहे हैं वो कोई अलग अलग एग्जाम नहीं है, दे आर सिंगल एग्जाम। देयर इज अ सिंगल एग्जाम फॉर बोथ दीज पोस्ट। आप एपीएफसी और यू एग्जाम के लिए एक सिंगल एग्जाम देंगे, तो यहां पर दोनों का पैटर्न डिफरेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम भी सिंगल है तो इसलिए पैटर्न भी सिंगल होगा। तो यहां पर हम एक ही पैटर्न की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दोनों एग्जाम अलग अलग नहीं है। एपीएफसी एग्जाम अलग नहीं है, यू एग्जाम अलग नहीं है, दोनों ही एग्जाम एक सिंगल एग्जाम है। तो यहां पर आपको एक ही पेपर के थ्रू एपीएफसी पोस्ट पे भी जाने का मौका मिलेगा और ईओ पोस्ट पे भी जाने का मौका मिलेगा। तो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है इन दोनों एग्जाम का वो सेम है, एंड जो ओवरऑल पैटर्न है इन दोनों एग्जाम्स का वो भी सेम है। अब यहां पर मैं एक बार दोबारा से इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहूंगा आप लोगों को कि एपीएफसी और ईओ भले ही दो अलग पोस्ट हैं, लेकिन इनका जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम है। इनके पैटर्न में आपको जरा सा भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, जरा सा भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि इनका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो एक ही होता है। एक ही पेपर के थ्रू आपको एपीएफसी की इंटरव्यू कॉल भी आएगी और आपको ईओ की इंटरव्यू कॉल भी आ सकती है। तो यहां पर अब आपकी कोई जो है चिंता नहीं होगी, आपको क्लैरिटी होगी कि भाई एक सिंगल पेपर होगा रिक्रूटमेंट टेस्ट का, और जो ओवरऑल पैटर्न है वो दोनों एग्जाम्स का सेम है। अब ये ओवरऑल पैटर्न है क्या? देखिए ओवरऑल पैटर्न है दो स्टेज का एग्जाम, जहां पर आप लोगों को सबसे पहले एक रिक्रूटमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप ये रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो, बल्ले बल्ले हो जाएगी, और फिर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, जो कि आप यूपीएससी के धौलपुर हाउस में जाकर देखो, जिसका हम और डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस है। पहला स्टेज क्या है? रिक्रूटमेंट टेस्ट, और दूसरा स्टेज क्या है? पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों के चेहरे पे एक स्माइल बनती है,
क्यों स्माइल बनती है कि देखो आप लोग जितने भी एग्जाम्स की अभी तैयारी कर रहे हो, मेजर एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, या फिर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की, या हम बात करें एसबीआई पीओ की, ठीक है, आईबीपीएस पीओ की, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स जो आप तैयार करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, वहां पर जर्नली आप लोगों को 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस देखने को मिलता है। आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पहले प्रीलिम्स देते हो, फिर आप मेंस देते हो, और मेंस के बाद आप इंटरव्यू देते हो। और दोस्तों यहाँ पर 3 स्टेजेस ही नहीं है, हर स्टेज में मल्टीपल पेपर भी हैं। जब आप प्रीलिम्स देने जाते हो तो वहां पर आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, एक जीएस का होता है, एक सीसेट का होता है। और जब आप मेंस देने जाते हो तो आपको लगभग 9 पेपर देने पड़ते हैं, एसए का, जीएस का, ऑप्शनल का, लैंग्वेजेस का। तो वहां पर तो पेपर्स की भरमार है। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की बात करो तो वहां पर भी आप लोगों को पहले तो एक फेज 1 देना पड़ता है, उसके बाद आपको फेज 2 देना पड़ता है। फेज 2 में 3 डिफरेंट पेपर होते हैं, एक आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का हो गया, एक ईएसआई का हो गया, एक एफएम का हो गया, और फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो वहां पर भी 3 स्टेजेस है। तो इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत कहूंगा मैं ये है कि भाई ये 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस होल्ड करता है। यहां पर आप लोगों को इंटरमीडिएट वाली जो मेंस की स्टेज है, जो फेज 2 की स्टेज है, वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली। यहां पर सीधा रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिर सीधा इंटरव्यू। तो काफी अच्छी खुशी बच्चों को मिलती है जब वो इस बात को जानते हैं कि भाई लंबा प्रोसेस नहीं है। और यहां पर इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं है। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से मेरा मतलब क्या है कि भाई आपको कहीं भी कोई ऐसी स्टेज देखने को नहीं मिलेगी जहां पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर पूरा लिख के देना पड़ेगा या फिर टाइप करके सबमिट करना पड़ेगा। ऐसी स्टेज नहीं है। मतलब एक स्टेज सिमिलर टू यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन या फिर फेज 2 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, वैसी स्टेज आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट की। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑफलाइन मतलब आप लोगों को सेंटर में जाना पड़ेगा। सेंटर में जाके जो इन्विजिलेटर होगा आपके रूम में, वो आपको एक पेपर देगा। पेपर के अंदर एक ओएमआर शीट लगी होगी। आप पेपर के ऊपर क्वेश्चन देखोगे, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे और उनका जो आंसर होगा वो आप ओएमआर शीट में मार्क कर दोगे। पेपर कंप्लीट होने के बाद ओएमआर शीट आप इन्विजिलेटर को वापस दे दोगे और पेपर लेकर घर आ जाओगे। तो यहां पर फिजिकल फॉर्म में पेपर हो रहा है, ऑफलाइन मोड में पेपर हो रहा है। यहां पर कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। क्लैरिटी। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? यहां पे अगेन आपके चेहरे में स्माइल आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चंस जो यहां पर होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि भाई एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी और उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो यहां पर आप लोगों को राइट ऑप्शन चूज करना है। आपको आंसर टाइप करके या फिर लिख के सबमिट नहीं करना है। आपको मल्टीपल चॉइस में से एक राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो मार्क करना है ओएमआर शीट में। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो रिक्रूटमेंट टेस्ट में होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो यहां पर रिक्रूटमेंट टेस्ट, ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर। और दूसरी बात, भाई रिक्रूटमेंट टेस्ट के टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 300। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट 300 मार्क्स का है, ठीक है। अभी हम इसकी वेटेज भी चेक कर लेंगे। इसको जो बच्चा क्वालिफाई कर लेगा, जो इस पर्टिकुलर स्टेज की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेगा, वो जाएगा इंटरव्यू देने, ठीक है। बहुत खुशी होगी भाई वो इंटरव्यू देने जा रहा है। अब इंटरव्यू आपका ऑफलाइन मोड में होता है। ऑफलाइन मोड का मतलब क्या है कि भाई आपको फिजिकली जाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर जगह पर और वहां पर जाकर एक पैनल आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। क्लैरिटी है? तो यहां पर इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में होगा और इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। अब दोस्तों यहां पर इंटरव्यू के मार्क्स मिला के विद द रिक्रूटमेंट टेस्ट मार्क्स, आपके जितने मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे एक फाइनल कट ऑफ होगी। अगर वो आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप ऑफिसर बन जाएंगे। तो टोटल स्कोर कितना हो गया इस पूरे एग्जाम प्रोसेस का? वो है 400। तो 300 हो गए आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के, 100 हो गए आप लोगों के इंटरव्यू के, और टोटल एग्जाम का कितना स्कोर हो गया? 400। अब दोस्तों अगर आप इस 400 में से रिक्रूटमेंट टेस्ट की वेटेज देखो तो आई होप आपका मैथ अच्छा होगा कि भाई 3/4 हो गया। तो 75% वेटेज है रिक्रूटमेंट टेस्ट की एंड 100/4 मतलब 1/4 ये हो गया 25% वेटेज है आपके इंटरव्यू की। अब कुछ बच्चों को यहां पर ये डाउट आ जाता है कि सर हम जो रिक्रूटमेंट टेस्ट में मार्क्स लेकर आएंगे क्या उनको 0.75 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो हम इंटरव्यू में मार्क्स लेकर आएंगे उनको 0.25 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तब जाकर हमारा स्कोर बनेगा? दोस्तों ऐसा नहीं है। इन्होंने ऑलरेडी एग्जाम प्रोसेस में कुछ इस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स सेट कर दिए हैं कि इसकी वेटेज ऑटोमेटिकली 75% है क्योंकि 300 मार्क्स है आउट ऑफ 400, और इसकी वेटेज 25% है क्योंकि 100 मार्क्स है आउट ऑफ 400। तो इन्होंने पहले ही उस पर्टिकुलर फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करके आपको मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं। तो आपके जितने मार्क्स आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके 300 में से 185 मार्क्स हैं यहां पर और यहां पर आपके 100 में से 65 मार्क्स हैं, तो आपको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको सीधा इन दोनों को जोड़ देना है।
तो आपके जो मार्क्स हैं वो हैं 250 आउट ऑफ 400। और इस मार्क्स को फिर आप चेक करेंगे कि भाई आपके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से ऊपर है या नहीं है। अगर ये कट ऑफ से ऊपर है तो बहुत बढ़िया, आप सिलेक्ट हो गए। अगर कट ऑफ से कम है तो भाई आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़े। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट के और डिटेल की कि भाई रिक्रूटमेंट टेस्ट आपने सिर्फ मार्क्स बताए हैं, इसका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या टाइम मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कौन सी भाषा में रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब मैं रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात करता हूं तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप लोगों को एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर देखने को मिलेगा। इस पेपर में आप लोगों को बेसिकली यूपीएससी 4 डिफरेंट सेट देती है। देखो क्वेश्चंस वही होंगे लेकिन क्वेश्चन का जो ऑर्डर है, जैसे एक पर्टिकुलर सेट में, ए सेट में आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो बी सेट में ये 25वां क्वेश्चन हो सकता है, 26वां क्वेश्चन हो सकता है, सी सेट में क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन हो सकता है और डी सेट में 78वां क्वेश्चन हो सकता है। तो सीक्वेंस वेरी करते हैं लेकिन टोटल जो 100 क्वेश्चन है वो हर एक सेट में आपको सेम के सेम देखने को मिलेंगे। तो यहां पर 4 सेट होंगे। इस पर्टिकुलर पेपर को आप जब देंगे तो आप एपीएफसी एग्जाम के लिए भी दे रहे हैं और आप ईओ एग्जाम के लिए भी दे रहे हैं। तो जब जब इन दोनों एग्जाम्स की नोटिफिकेशन एक ही बार आएगी उस टाइम पर इनका एग्जाम सिंगल एग्जाम होगा। देखो ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं पुराने साइकिल को देख के 2023 से पहले जब भी एग्जाम आया है एपीएफसी या ईओ तो अलग अलग आया है 2023 से पहले। जैसे अगर मैं बात करूं एपीएफसी की 2015 में आया था, ईओ 2017 में आया, फिर 2021 में आया। तो जब भी एग्जाम 2023 से पहले आया तो अलग अलग आया और इनके एग्जाम भी अलग अलग कंडक्ट हुए। जब 2015 में एपीएफसी आया तो उसका एग्जाम कंडक्ट हुआ, 2017 में 21 में ईओ आया तो उसका एग्जाम अलग कंडक्ट हुआ। 2023 में क्या हुआ कि दोनों की नोटिफिकेशन एक साथ आ गई, एक सिंगल नोटिफिकेशन में दोनों ही वैकेंसीज को मेंशन कर दिया गया और एग्जाम की जो डेट थी वो 2 जुलाई दे दी गई। लेकिन यहां पर इन्होंने पेपर अलग अलग कंडक्ट किए। ईओ का रिक्रूटमेंट टेस्ट मॉर्निंग में कंडक्ट किया 9:30 से 11:30 और एपीएफसी का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट था वो इवनिंग में कंडक्ट किया 2:30 से 4:30। तो 2023 में नोटिफिकेशन साथ आई, एग्जाम एक दिन हुआ लेकिन पेपर रिक्रूटमेंट टेस्ट के अलग अलग कंडक्ट हुए। अब 2025 में क्या हुआ, दोबारा नोटिफिकेशन एक साथ आ गई। हमें एक्सपेक्टेड था कि पेपर एक ही दिन में होगा लेकिन अलग अलग पेपर कंडक्ट होंगे, तो इन्होंने प्रोसेस में चेंज कर दिया। अब क्या प्रोसेस है जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं ना, सिंगल एग्जाम, ये करंट प्रोसेस है। यहां पर इन्होंने 30 नवंबर 2025 जो लास्ट साइकिल का एग्जाम डे था उस दिन एक सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट किया 9:30 से 11:30 और उस सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू ही इन्होंने एपीएफसी के बच्चों को इंटरव्यू की कॉल भेजी और ईओ के बच्चों को इंटरव्यू की कॉल भेजी। तो यहां पर सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट है इन दोनों पोस्ट के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं 2025 का रेफरेंस यहां पर आपको, लेटेस्ट एग्जाम साइकिल का रेफरेंस यहां पर आपको दे रहा हूं। 2023 में अलग था, 2015-17 में अलग था। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब सिंगल पेपर है, 9:30 से 11:30 का टाइम मैंने आपको बताया, तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे, आप इतने होशियार हैं कि भाई 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, 2 आवर्स का टाइम आप लोगों को मिलेगा। 2 आवर्स के टाइम पीरियड में आपके सामने 120 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 120 क्वेश्चन। तो 120 मिनट, 120 क्वेश्चन। तो सांबा आप लोगों के पास हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होगा। अब क्या ये टाइम फिक्स है? नहीं, टाइम फिक्स नहीं है। आप चाहो तो किसी क्वेश्चन पे 15 मिनट भी लगा सकते हो और किसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करके भी आगे बढ़ सकते हो। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो 120 मिनट्स एंड 120 क्वेश्चंस हैं। अब दोस्तों हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है 2.5। तो 120 इंटू 2.5 कितना हो गया? आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, 300 मार्क्स, जो कि रिक्रूटमेंट टेस्ट का स्कोर भी हमने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि भाई 300 मार्क्स का पेपर होगा, 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। और दूसरे जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको मैंने एक क्वेश्चन बुकलेट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया है, यहां पर क्वेश्चंस आपको लेफ्ट साइड में इंग्लिश भाषा में देखने को मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेंगे, और राइट साइड में पेज के आपको हिंदी माध्यम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इंग्लिश या फिर हिंदी, इन दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर देखने को नहीं मिलेगा। कन्नड़ा, मलयाली, मराठी, ऐसा जो है लैंग्वेज यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ हिंदी एंड इंग्लिश, इन 2 भाषा में ही आपको क्वेश्चन पेपर प्रिंट देखने को मिलेंगे। क्लैरिटी? तो यहाँ पर 120 मिनट, 120 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, टोटल पेपर 300 मार्क्स का, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन। अब दोस्तों एक और प्रॉब्लम है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग यहां पर स्टैंडर्ड यूपीएससी के जो एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है ऑब्जेक्टिव पेपर में, वही है। यहां पर है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा के आ जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने आंसर लगाना था ए लेकिन राइट आंसर था डी, तो उस केस में आपका आंसर गलत हो गया, तो आपको पेनल्टी लगेगी। नेगेटिव मार्किंग मींस पेनल्टी। कितनी पेनल्टी?
जितने उस क्वेश्चन के मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं 2.5, उसका 1/3 कर लीजिए तो 0.833 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर जो आप ओएमआर शीट में मार्क कर रहे होंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग कितनी है 0.833 मार्क्स की पेनल्टी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। क्लियर है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा कि जो 120 क्वेश्चन होते हैं ये 2 पार्ट्स में होते हैं। 2 पार्ट से मेरा मतलब क्या है कि देखो यहां पे पेपर में ना आपको एक पार्ट ए देखने को मिलेगा और एक पार्ट बी देखने को मिलेगा। अब ये क्या बात है समझिए ध्यान से। देखो जब मैं पार्ट ए की बात करता हूं तो पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 20 के 20 क्वेश्चंस जर्नल इंग्लिश कंपोनेंट के होंगे। तो यहां पर अभी तक जो एक चीज फिक्स है वो यही है कि जर्नल इंग्लिश के आपको एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि पार्ट ए में होते हैं। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है कि पार्ट ए एंड पार्ट बी इन सेक्शंस में आपको पेपर देखने को मिलेगा। पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चन जर्नल इंग्लिश के देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश भाषा में होंगे। अब इंग्लिश के क्वेश्चन तो इंग्लिश भाषा में ही होंगे ना भाई, इनका हिंदी अनुवाद थोड़ी दे देंगे आप लोगों को। क्लियर है। इसके बाद जो पार्ट बी होगा, पार्ट बी में देयर विल बी 100 क्वेश्चन फ्रॉम ऑल दी कंपोनेंट्स एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश, क्योंकि ये पार्ट ए में कवर हो गया है। तो यहां पर आपको पॉलिटी हो गया, अकाउंट्स हो गया, आईआर एंड लेबर लॉ हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उनके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर फिक्स नहीं है, मैं आपको पीवाईक्यू वाली वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पर 100 क्वेश्चन टोटल होंगे, ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट का पैटर्न क्लियर हो गया है, कोई डाउट आपके मन में नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो रिक्रूटमेंट टेस्ट जब आप देते हो, देकर घर आते हो, तो इसके लगभग 20 दिन बाद एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। हम पिछले 2 साइकिल से यही देख रहे हैं कि जैसे 2 जुलाई में पेपर हुआ था 2023 में, 2 जुलाई 2023 को, तो उसका रिजल्ट 20 जुलाई 2023 को आ गया था। इस बार पेपर हुआ था 30 नवंबर 2025 को, तो रिजल्ट 22 दिसंबर 2025 को आ गया था। तो लगभग 20-25 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है रिक्रूटमेंट टेस्ट का। अब बच्चों के मन में डाउट ये आता है कि सर क्या यहां पर कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ होगी या फिर ओवरऑल कट ऑफ होगी। अब ये बात क्या है समझिए ध्यान से। देखो 2 तरह की कट ऑफ होती है, एक होती है सेक्शनल कट ऑफ और एक होती है ओवरऑल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या है? सेक्शनल कट ऑफ का मतलब यह है कि भाई आपके पेपर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं या फिर जितने भी सेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पेपर में 2 सेक्शन है, पार्ट ए पार्ट बी, तो आपको हर एक सेक्शन की कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ती है, प्लस आपको ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ती है, तब जाकर आपका पेपर क्वालिफाई होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। आरबीआई ग्रेड बी में क्वांट के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के में 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो करंट अफेयर है जनरल अवेयरनेस उसके 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको इसकी कट ऑफ फॉर एग्जांपल 7.5 गई है, इससे ऊपर नंबर लेकर आने पड़ेंगे। इसकी कट ऑफ अगर 7.5 गई है, इससे ऊपर नंबर लेकर आने पड़ेंगे। तो आपको हर एक कंपोनेंट की जो कट ऑफ है उससे ऊपर नंबर लाने पड़ते हैं, प्लस जो ओवरऑल कट ऑफ गई है आउट ऑफ 200 फॉर एग्जांपल 75, इससे ऊपर भी नंबर लेकर आने पड़ेंगे। तो इसे हम कहते हैं सेक्शनल कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ। ये केस आपको ईपीएफओ में परेशान करने वाला नहीं है। यहां पर आप लोगों को एक ओवरऑल कट ऑफ जो है, ओवरऑल कट ऑफ से मेरा मतलब क्या है कि जो रिक्रूटमेंट टेस्ट के 120 क्वेश्चन है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जैसे 2023 में जो कट ऑफ थी एपीएफसी एग्जामिनेशन की वो थी 178.33 आउट ऑफ 300। ठीक है, अब इतने मार्क्स जो बच्चा लेकर आ गया 178.33, अब उसने पॉलिटी का भले ही एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया हो, उसने पूरी की पूरी इंग्लिश छोड़ दी हो, लेकिन अगर फिर भी उसका स्कोर इससे ऊपर है तो भाई वो क्वालिफाइड है, वो इंटरव्यू देने जाएगा। क्योंकि यहां पर इन्होंने सेक्शनल वाइज, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मेंशन नहीं कर रखी कि भाई आपको क्वालिफाई करनी है। यहां पर सिर्फ एक ओवरऑल कट ऑफ है, जो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं पूरे पेपर की 120 क्वेश्चन की, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को यह भी क्लैरिटी मिल गई। अब दोस्तों आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर ली, ठीक है, बहुत खुशी की बात। कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद स्टार्ट होता है दूसरा स्टेज और फाइनल स्टेज जो है इंटरव्यू का स्टेज। देखो इंटरव्यू का स्टेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स में इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे, आपके टोटल मार्क्स बनेंगे, और अगर ये टोटल मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ से ज्यादा हैं तो आप सिलेक्टेड माने जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे आप लोगों को इसका पैटर्न बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद जो इंटरव्यू है ये 100 मार्क्स का होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। दूसरी बात, जो इंटरव्यू है ये आप हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी माध्यम
और इंग्लिश मीडियम, दोनों में से कोई भी एक मीडियम आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर भी नहीं है। आई होप आपके चेहरे पे एक स्माइल आई होगी, खासकर वो बच्चे जो कि हिंदी भाषी हैं। एक और दिक्कत यहाँ पर है जो सबसे बड़ी, वो ये है कि भाई यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। देखो कहीं भी रिक्रूटमेंट टेस्ट के पैटर्न में मैंने आपको ये बोला कि भाई आप जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट में इतने मिनिमम मार्क्स लेकर आओ, नहीं, मैंने बोला कि कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए। बट यहाँ पर यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में क्लियरली पहले ही बता दिया है कि भाई इंटरव्यू में आप लोगों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से इतने मिनिमम मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे, और अगर आपने वो स्कोर नहीं किए तो भले ही आप टॉपर भी क्यों ना हो रिक्रूटमेंट टेस्ट में, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, पहले मैं आपको मिनिमम मार्क्स बता देता हूं कि भाई अगर आप जर्नल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, तो आपको आउट ऑफ 100 50 या फिर 50 से ऊपर मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे। दूसरी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 या फिर 45 से ऊपर मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे। तीसरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भले ही आप इंटरव्यू बहुत बेकार दें, लेकिन आपको 40 से ऊपर स्कोर मार्क्स करने ही पड़ेंगे, तभी जाकर आपके मार्क्स काउंट होंगे। तो यहाँ पर तीनों कैटेगरीज के लिए इन्होंने मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया दे दिया है। अब इसकी इंप्लीकेशन हम समझ लेते हैं। देखो इंप्लीकेशन बहुत सिंपल है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मेरा नाम है कुलदीप पाठक, ठीक है, आप लोग मुझे जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पागल है ईपीएफओ एग्जाम के पीछे, ठीक है, कुछ लोग और कुछ बोलते रहते हैं, पर कोई बात नहीं, ठीक है, कुलदीप पाठक मेरा नाम है। मैंने ईपीएफओ एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एग्जाम में, और मैं रिक्रूटमेंट टेस्ट देने गया। रिक्रूटमेंट टेस्ट मैंने बहुत शानदार दिया, बहुत मतलब मैंने आग लगा दी पेपर में। तो यहां पर मेरे नंबर आए 260 आउट ऑफ 300, जो कि बहुत तगड़े नंबर है, ठीक है, 260 आउट ऑफ 300, और कट ऑफ गई 185, ठीक है। तो मेरे कट ऑफ से लगभग 75 मार्क्स ज्यादा थे। मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई, ठीक है, मैं इंटरव्यू देने चला गया। अब जो कुलदीप पाठक है ये बिलोंग करता है अनरिजर्व कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब इंटरव्यू देने गया तो कुलदीप पाठक की इंटरव्यूअर से बहस हो गई, ठीक है, लड़ाई होगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, और इंटरव्यू में उसका स्कोर आया 49 आउट ऑफ 100, ठीक है। अब कुलदीप पाठक का टोटल स्कोर क्या हो गया, 309 आउट ऑफ 400, ये मेरा टोटल स्कोर हो गया, ठीक है। अब जो रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ 185 थी, इसके बाद जब फाइनल कट ऑफ आई इंटरव्यू के बाद, तो फाइनल कट ऑफ थी 270 मार्क्स, जो कि अगेन वेरी हाई है। लेकिन कुलदीप पाठक के नंबर इससे 49 ज्यादा थे। अब दोस्तों इस केस में आप ही मुझे बताओ कि क्या कुलदीप पाठक की सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, सॉरी 39 होंगे, क्या कुलदीप पाठक की सिलेक्शन यहां पर होगी या नहीं होगी? आई होप आपको आंसर पता है। आंसर यह है कि भाई कुलदीप पाठक की सिलेक्शन नहीं होगी, भले ही उसके 39 मार्क्स ज्यादा हैं रिक्रूटमेंट फाइनल कट ऑफ से। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी वाले के लिए जो इंटरव्यू का मिनिमम स्कोर था वो 50 या फिर 50 से ऊपर था, और ये मार्क्स कुलदीप पाठक के नहीं आए हैं। तो भले ही रिक्रूटमेंट टेस्ट में उसके बहुत तगड़े मार्क्स थे, भले ही उसके ओवरऑल मार्क्स 39 ज्यादा हैं फाइनल कट ऑफ से, बट उसकी सिलेक्शन नहीं मानी जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपके दिमाग में अब बिल्कुल घर कर गया होगा और आपको इंपॉर्टेंस पता लगी होगी कि भाई इंटरव्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेज क्यों है। क्लियर है? अब दोस्तों यहां पर आपको थोड़ी सी और डिटेल में बताता हूं इंटरव्यू के बारे में, कि जैसे ही आप रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। नोटिफिकेशन आने के लगभग 4 महीने बाद आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साइकिल से यही ट्रेंड चल रहा है, लेकिन फिर प्रोसेस स्लो हो जाता है। फिर आपको लगभग 2-2.5 महीने बाद पहले डेफ जो है भरना पड़ेगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद एक फाइनल लिस्ट आती है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की, और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको लगभग 3 हफ्ते का टाइम मिलेगा डेट ऑफ इंटरव्यू अनाउंस करने के बाद और फर्स्ट इंटरव्यू से पहले, ठीक है। तो यहां पर जो इंटरव्यू है वो आपके 2 सेशंस में कंडक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 400 बच्चों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी इंटरव्यू, हाँ यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग होंगे। भले ही रिक्रूटमेंट टेस्ट सिंगल था, एपीएफसी पोस्ट का अलग इंटरव्यू होगा और ईओ पोस्ट के लिए अलग इंटरव्यू होंगे। तो जो 400 लोग एपीएफसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, इनको अब जो है डेट्स के हिसाब से बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको डेट्स बताई जाएंगी। फॉर एग्जांपल, कुलदीप पाठक का इंटरव्यू 6 जून को है। अब 6 जून में भी फर्दर देयर विल बी 2 डिविजन्स, 2 सेशंस, एक फोरनून सेशन, मॉर्निंग सेशन जहां पर मुझे 9 बजे रिपोर्ट करना पड़ेगा, और एक है आफ्टरनून सेशन जहां पर मुझे 12 बजे रिपोर्ट करना पड़ेगा।
तो देयर विल बी 2 सेशंस पर डे, जहां पर उस सेशन के जितने बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल जनरली 40 बच्चों को पर डे बुलाया जाता है, ठीक है, 40, कई बार 20, कई बार 50, तो हर सेशन में इन बच्चों को डिवाइड कर देंगे, 40 में से 20 एक में चले गए, 20 एक में चले गए, तो इस तरीके से हर दिन आपको 2 सेशंस में इंटरव्यू कंडक्ट होते हुए देखेंगे। इंटरव्यू होंगे कहां? इंटरव्यू की लोकेशन फिक्स है कि भाई यूपीएससी ऑफिस, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली, जो कि यूपीएससी का ऑफिस है, यहां पर जाकर ही आपको इंटरव्यू देने हैं। तो इंटरव्यू आपको फिजिकली देना पड़ेगा, आपको न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा। आप हिंदी या इंग्लिश भाषा में इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर अगर आप मिनिमम स्कोर नहीं करते हैं तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये भी चीज सबको क्लियर है? कोई डाउट तो किसी को नहीं है? तो यहां पर हमने रिक्रूटमेंट टेस्ट का पैटर्न भी कवर कर लिया, हमने इंटरव्यू का पैटर्न भी कवर कर लिया, और दोस्तों आई होप आपके मन में अब कोई शंका नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि कुछ डाउट्स बच्चों के मन में आते हैं। क्या डाउट्स आते हैं कॉमन? पहला डाउट ये आता है कि सर, इज द एग्जाम कंडक्टेड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी और ओनली इन इंग्लिश? दोस्तों आप इंग्लिश या हिंदी दोनों ही भाषा में रिक्रूटमेंट टेस्ट भी दे सकते हैं और इंटरव्यू भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। हाँ, आप रीजनल लैंग्वेजेस यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? क्या यहां पर सेक्शनल टाइमिंग है? अब देखो, सेक्शनल टाइमिंग क्या होती है भाई, आपको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए भी टाइम दे दिया। फॉर एग्जांपल पार्ट ए में 20 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, आपको बोला कि भाई 20 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में ही सॉल्व करने हैं। बट फिजिकल पेपर्स में, जहां पर आपके पास एक पेपर फिजिकल फॉर्म में होता है, वहां पर ये मॉनिटर करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपको यहां पर सेक्शनल टाइमिंग देखने को नहीं मिलेगी। जनरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलती है, यहां पर ये नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ याद आ गया मैंने क्या बोला था कि यहां पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यहां पर सिर्फ एक ओवरऑल कट ऑफ है, जो कि रिक्रूटमेंट टेस्ट की आउट ऑफ 300 मार्क्स होती है। क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो याद आ रहे नहीं आ रहे? मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। नेगेटिव मार्किंग है, कितनी है? 1/3। तो हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.833 मार्क्स की पेनल्टी लगेगी। क्या सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं? ये तो मैंने बहुत खुशी की बात बताई थी कि भाई हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, एक भी क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। इज द एग्जाम पैटर्न फॉर एपीएफसी एग्जाम सेम और आर देयर एनी मेजर डिफरेंसेस? देखो, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया था। ओवरऑल एग्जाम पैटर्न दोनों एग्जाम्स का एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है एपीएफसी और ईओ पोस्ट के लिए, ठीक है। सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए बच्चों को एपीएफसी के इंटरव्यू की कॉल भी आएगी और ईओ के इंटरव्यू की कॉल भी आएगी, लेकिन इंटरव्यू दोनों पोस्ट का अलग अलग कंडक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर ये सारे डाउट्स आपके आंसर हो गए हैं। आई होप अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, आप लोग वहां पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी क्वेरी, और मैं वहां पर आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जो कि हम लॉन्च करते रहते हैं टाइम टू टाइम, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।